नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रस निष्पत्ति। आज ये रस निष्पत्ति पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो हमने किए उसमें हमने जाना कि रस निष्पत्ति क्या है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसे कैसे व्याख्यायित किया है। इसके बाद हम भट्ट लोलट के बारे में कर चुके हैं, शंकुक के बारे में कर चुके हैं। आज हम करेंगे यहाँ पर भट्ट नायक और अभिनव गुप्त के बारे में। तो आइए देखते हैं। भट्ट नायक रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका समय कौन सा है? 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का जो भाग है वो इनका समय काल है। इनकी रचना की अगर बात करें तो कौन सी रचना है? हृदय दर्पण है। इसके लिए इन्होंने अगर देखें तो इसमें मुख्य उद्देश्य इस रचना में क्या था? ध्वनि सिद्धांत का खंडन इस रचना की प्रसिद्धि का मुख्य कारण था, या इस रचना को प्रसिद्धि क्यों मिली हृदय दर्पण को? क्योंकि इसमें इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है। देखिए यहाँ पर ध्वनि ध्वंस के रूप में रही, यानी ध्वनि ध्वंस से तात्पर्य क्या है? ध्वनि सिद्धांत का खंडन। इस रूप में इनकी रचना को विशेष प्रसिद्धि मिली है, लेकिन वर्तमान समय में ये रचना उपलब्ध नहीं है। इस मत की अगर बात करें तो यहाँ इनका कौन सा मत है? भुक्तिवाद इनका मत है। दार्शनिक आधार की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन पर आधारित इनके विचार है। रस की स्थिति इन्होंने प्रेक्षक में मानी है। प्रेक्षक कौन है? जो उसको देखने वाला है, उसमें वास्तविक स्थिति इन्होंने मानी है। निष्पत्ति के अर्थ की अगर बात करें तो इन्होंने भुक्ति को निष्पत्ति के अर्थ के रूप में स्वीकार किया है। संयोग किस चीज़ का होता है? भोज्य और भोजक संबंध, या भोज्य और भोजक को संयोग माना है। जो रस है वो क्या है? यहाँ पर अगर देखें तो भोज्य है, और जो तत्व है उसके विभाव आदि वो क्या है? भोजक है, जो उसे अगर कहें तो पूर्णता तक पहुँचाते हैं या रस निष्पत्ति में मदद करते हैं। रस निष्पत्ति में इन्होंने जिस सिद्धांत को महत्व दिया है वो है साधारणीकरण, यानी साधारणीकरण के सिद्धांत में अगर देखें तो इन्होंने विशेष बल दिया है, और साधारणीकरण के सिद्धांत के इनको प्रवर्तक भी माना जाता है। यानी जो रस है वो कब उच्च या श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचता है? जब उसका साधारणीकरण हो जाता है, यानी उसको देखने वाला जब दर्शक है वो उसके साथ एकाकार हो जाता है। किसके साथ? जो उसको प्रस्तुत करने वाला है उसके मूल पात्र के साथ उसका एकाकार जब हो जाता है, यानी उसका साधारणीकरण हो जाता है, वो साधारण बन जाता है। मुख्य से साधारण, यानी प्रत्येक मानव हृदय को या सहृदय को वो प्रभावित करता है, वो क्या है? साधारणीकरण। और ये प्रक्रिया क्या है? रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है। इनकी रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो विचार है वो क्या कहते हैं कि इनके अनुसार रस मूल रूप से किस में रहता है? प्रेक्षक में स्थित रहता है। रस की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही उसका अनुमान लगाया जाता है, अपितु रस का भोग किया जाता है। सबसे पहले प्रेक्षक अभिधा व्यापार द्वारा अर्थ ग्रहण करता है, उसके बाद भावकत्व व्यापार द्वारा वह साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद भोजकत्व व्यापार द्वारा वह रस का भोग करता है। देखिए सरल सी बात है कि ये मानते हैं कि ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही अनुमान लगाया जा सकता है, यानी अपने से पहले विचारों का इन्होंने खंडन किया है। ये मानते हैं कि रस का भोग किया जाता है। ये कहते हैं कि अभिधा व्यापार द्वारा, यानी सरल प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले उसके अर्थ को समझा जाता है, और उसके बाद उसके भाव को समझते हुए जब वो भाव हम समझ जाते हैं, उस भाव का साधारणीकरण हो जाता है, तो उसके बाद उसका भोग किया जाता है। भोजकत्व व्यापार द्वारा, यानी क्या किया जाता है? रस का भोग किया जाता है, रस को अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर ये रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अपने से पहले उत्पत्तिवाद और जो अनुमान है, इन दोनों विचारों का खंडन करते हैं, और इसका यहाँ भोग या भोजकत्व व्यापार को महत्व देते हैं। इसके बाद इनके मत की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये मानते हैं कि रस की सत्ता कैसी है? अखंड है। रस को इन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर माना है, यानी जैसे ब्रह्म प्राप्ति का आनंद है उसी का सगा भाई कह सकते हैं या उसी का साथी कह सकते हैं। रस कैसा है? ब्रह्मानंद सहोदर है। रस की निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे लिया है? भुक्ति से लिया है। संयोगात के अर्थ में अगर देखें तो भोज्य भोजक माना है। भोज्य क्या है? रस है, और भोजक क्या है? जो विभाव आदि तत्व हैं वो उसका भोग करवाने में उसकी सहायता करते हैं।
रस की स्थिति किसके में मानी है? प्रेक्षक में रस की स्थिति मानी है। सहृदय को इन्होंने महत्व दिया है। ये सहृदय को महत्व देने वाले प्रथम आचार्य माने जाते हैं। रस भोग की इन्होंने 3 अवस्थाएं मानी है। पहली है अभिधा व्यापार द्वारा अर्थ को ग्रहण करना, दूसरी है भावकत्व व्यापार द्वारा रस का भोग करना, तीसरी है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा उसका साधारणीकरण कर लेना। तो यहाँ पर अभिधा यानी सरल तरीके से अर्थ को समझना, फिर उसके भाव को महत्व दिया है और उसके बाद रस के जो सहायक तत्व हैं उनके माध्यम से उसका साधारणीकरण कर लिया जाता है, यानी सामान्य मानव के हृदय में वो उत्पन्न हो जाता है और मानव उसका भोग करता है। तो ये भट्ट नायक की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? भोज्य भोजक संबंध माना है और रस कहाँ उत्पन्न होता है? प्रेक्षक के मन में रस रहता है और वहीं से वो उसका भोग करता है। देखिए मैं कई बार यहाँ शब्द जैसे कर रही हूँ उत्पन्न या उत्पत्ति का इन्होंने विरोध किया है। उत्पन्न नहीं होता बल्कि वो रस उसके हृदय में पहले से है, केवल वो साधारणीकरण की अवस्था में पहुँचता है और इसी से रस का भोग किया जाता है। तो यहाँ ये बात आप ध्यान में रखें। कभी कभी थोड़ी बोलने में या आपको बताने में कुछ शब्दों का हेरफेर हो जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको विशेष तौर पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर क्या है कि अभिधा व्यापार के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, भाव के द्वारा उसका भोग करना और अन्य जो रस के सहायक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है उसके द्वारा रस का साधारणीकरण कर लिया जाता है। तो ये भट्ट नायक के मत की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। देखिए आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में लगभग 950 ईस्वी से 960 ईस्वी के बीच में इनका जन्म माना जाता है। ये किस दर्शन से प्रभावित है? ये वेदांत दर्शन से प्रभावित है। इनका जो रस सिद्धांत है उसको क्या नाम दिया गया है? अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। निष्पत्ति से तात्पर्य इन्होंने किससे लिया है? अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अभिप्राय क्या है? अभिव्यक्ति है। संयोगात की दृष्टि से अगर देखें तो इन्होंने व्यंग्य व्यंजक संबंध स्थापित किया है। शैव मत पर आधारित इनका सिद्धांत है। ये क्या मानते हैं कि जिस प्रकार जगत शिव की इच्छा यहाँ की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप से अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न बिना बाधा के अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ये सिंपल सी बात समझने का प्रयास करिए कि ये मानते हैं कि जगत किसकी अभिव्यक्ति है? शिव की इच्छा की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जो प्रेक्षक है, जो जन है, व्यक्ति है, उसके मन में पहले से ही विद्यमान जो भाव हैं, स्थायी भाव हैं, वो बिना किसी बाधा के जब अभिव्यक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। इस अभिव्यक्त की बात को ध्यान में रखें, इसीलिए इनके नाम को क्या कहा गया है? अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद नाम इसको दिया गया है। इनकी विशेषताएं अगर देखें तो ये मानते हैं कि ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना ही अनुमिति और ना ही भुक्ति, अपितु ये रस की अभिव्यक्ति मानते हैं कि रस की क्या होती है? रस की अभिव्यक्ति होती है, यानी रस अभिव्यक्त होता है। किसके माध्यम से होता है? स्थायी भाव है वो जब बिना किसी बाधा के जब सामने आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, तो वो क्या है? रस की स्थिति है। इन्होंने रस का संबंध माना है कि रस व्यंग्य है और विभावादि व्यंजक है, यानी रस क्या है? व्यंग्य और व्यंजक का संबंध इन्होंने स्वीकार किया है, इसीलिए अभिव्यंजनावाद भी इसको कहा जाता है। रस क्या है? व्यंग्य है और विभावादि जो अन्य तत्व है वो क्या है? व्यंजक है। रस को पूर्ण स्थिति में पहुंचाने में, सक्षम बनाने में सहयोगी है। रस की सत्ता आत्मगत है, यानी रस हमारी आत्मा में विराजमान है। रस सामाजिक के हृदय में व्याप्त है। रस न तो कार्य है, न ही ज्ञाव्य, न वह निर्व्यक्तिक ज्ञान का विषय है, न ही सविकल्प ज्ञान का विषय, अपितु वह तो उभयात्मक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में दें कि इन्होंने रस को क्या माना है? उभयात्मक माना है। उभयात्मक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? दोनों का मेल है। तो ये मानते हैं कि जो रस है न तो कार्य, न ही ज्ञाव्य, न तो निर्व्यक्तिक ज्ञान का विषय, न ही सविकल्प ज्ञान का विषय, अपितु दोनों का मिला जुला रूप ही क्या है? रस है। एक अकेले विषय को हम यहाँ नहीं ले सकते,
जहाँ दोनों प्रकार के विचार शामिल हो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? ये अभिनव गुप्त के विचार हैं। अभिनव गुप्त की रस के बारे में जो अवधारणा है उसके बारे में आज हमने किया। तो यहाँ अगर देखें तो सर्वसम्मति से बाद के जो आचार्य हुए हैं, बाद के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अभिनव गुप्त के रस सिद्धांत को स्वीकार भी किया है और उसके अभिव्यक्तिवाद को भी स्वीकार किया है। यानी इनकी जो अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद है इसको स्वीकृति भी दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि रस के जो 4 व्याख्याता हैं उनके बारे में जो मैंने आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।